स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। 27 फरवरी साल 2000 का दिन था जब राजौरी के अंदर अशोक लिस्टिंग पोस्ट पर हमारी भारतीय सेना की टुकड़ी तैनात थी और लगातार उनके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से हैवी मोटार शेलिंग जो थी वो हो रही थी। लगातार ये जो लड़ाई दोनों तरफ से जारी थी, एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे। ये जो पोस्ट थी हमारी अशोक लिस्टिंग पोस्ट, तीन तरफ से पाकिस्तानी फ़ौज से, पाकिस्तानी पोस्ट से घिरी हुई थी और इसकी वजह से यहाँ पे तैनात जो सोल्जर्स थे उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता था सारा समय। लेकिन इसी मोटार शेलिंग के दौरान पाकिस्तान ने एक घिनौनी चाल चली। ये चाल कुछ इस तरह की थी कि पाकिस्तान ने अपने वेल ट्रेंड 25 आतंकवादियों को, हुजी के 25 आतंकवादियों को SSG की यूनिफॉर्म पहनाकर, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप पाकिस्तान का, उसकी यूनिफॉर्म पहनाकर इन्फिल्ट्रेट कराया। ये दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद में जो बंकर्स थे अशोक लिस्टिंग पोस्ट पर हमारी भारतीय फ़ौज के, उसके अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। घुसते ही इन लोगों ने जितने भी जवान हमारे वहाँ मौजूद थे इंडियन आर्मी के, उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दी। और सबसे पहले जो ड्यूटी पर गार्ड थे 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री के, जिनका नाम था सिपाही बाहू साहेब मारुति तालेकर, बाहू साहेब मारुति तालेकर के ऊपर सबसे पहला हमला हुआ। इन 25 आतंकियों को जो SSG की यूनिफॉर्म पहनकर घुसे थे, इनका एक लीडर था जिसका नाम था इलियास। इस नाम को आगे जाके आप लोग समझ जाएंगे कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। इनका ये जो लीडर था, इसने क्या किया कि जो मारुति तालेकर थे उनको गोली तो मारी, लेकिन उनका सर धड़ से अलग कर दिया, उनका थ्रोट स्लिट कर दिया। और इस सिर को, इसके बाद यहाँ पे जो ये हमला इन लोगों ने किया है, करीबन हमारे 7 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। तालेकर के सिर को लेकर POK पर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान पहुंचने के बाद वहां पे ट्रॉफी की तरह जनता के सामने इन 25 आतंकवादियों ने पाकिस्तानी फ़ौज को ये सर दिखाया, पाकिस्तान के आवाम को ये सर दिखाया। और उसके बाद इसकी तस्वीरें जो थीं वो पाकिस्तानी अखबारों में भी उस समय पर छपी थीं। ये लोग सिर्फ यहीं तक नहीं रुके। इलियास ने ये सिर जो था वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इनाम दिया और उसके बदले उसे परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा 1 लाख रुपया दिया गया था। ये आदमी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इलियास, यही था इलियास कश्मीरी, जिसको एक समय पर मोस्ट डेंजरस मैन कहा जाता था, मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट कहा जाता था। और ओसामा बिन लादेन के बाद अगला नंबर जो खौफनाक दरिंदों में आता था वो इसी का आता था। तो ये था इलियास कश्मीरी। आज इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं पूरी कहानी। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो मोहम्मद इलियास कश्मीरी का जन्म 1964 10 फरवरी को हुआ था बिम्बर डिस्ट्रिक्ट में सहमानी वैली POK के अंदर। ये जो आतंकवादी था फिज़िकली बहुत ज़्यादा इसको देखा जाता था कि स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि 6 फीट करीबन की हाइट, 100 किलो करीबन का वज़न और बहुत ही खूंखार, देखने में भी बहुत ही शातिर इस तरह का लगता था। शुरुआत में इसने अपनी जो पढ़ाई थी वो कश्मीरी ने इस्लामाबाद के अंदर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से कम्युनिकेशंस में पढ़ाई करना शुरू की। लेकिन फिर उसके बाद जिहादी मानसिकता जो थी और जिहादी लोग जो इसके साथ जुड़ते गए, आतंकवादी इसके साथ जुड़ते गए धीरे धीरे कॉलेज के समय से ही, उसके बाद इसने उन जिहादी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया और अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद ये बताया जाता है कराची के अंदर जो जामिया उलूम उल इस्लामिया मदरसा है, जो कि बहुत उस समय पर फेमस भी था लगातार में, क्योंकि वहाँ से कई सारे जो आतंकवादी थे, इस्लामिस्ट मिलिटेंट थे, वो सब यहाँ से निकलते थे, उनको यहाँ प्रोड्यूस किया जाता था एक तरह से। वहीं पर इसने अपना काम जो है आगे का वो शुरू कर दिया। और यही समय था जब ये पाकिस्तान ISI, पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की निगाहों में आया, उनकी नज़रों में आया। और उसके बाद ही यहीं से ये SSG जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है पाकिस्तान का, उसके अंदर भी शामिल हो चुका था। अब ये वही समय था जब 1980s में सोवियत वॉर अफ़गानिस्तान में चल रही थी। इधर ओसामा बिन लादेन इसी समय पर एक्टिव हुआ। उसने अपना करोड़ों रुपया इन अफ़गान मुजाहिदीनों को ट्रेन करने के लिए लगाया, पाकिस्तान के ISI को दिया, वहाँ के आतंकी संगठनों को दिया। CIA का भी यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। CIA, ओसामा और पाकिस्तान के ISI एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, इन अफ़गान मुजाहिदीनों को ट्रेन किया जाता था। यहीं पर पाकिस्तान की तरफ से मिरान शाह के अंदर कश्मीरी को भेजा जाता है माइन वॉरफेयर के अंदर ट्रेनिंग देने के लिए इन अफ़गान मुजाहिदीनों को। इसने यहाँ ट्रेनिंग देना शुरू की। लेकिन इस फाइट के पूरे दौरान एक बार गोलीबारी हुई और उसमें कश्मीरी की एक आँख और उसकी इंडेक्स फिंगर ख़त्म हो जाती है। एक आँख उसकी चली गई और इंडेक्स फिंगर कट चुकी थी। यहाँ से ये जो उसका एक स्कार था उसके बॉडी के ऊपर, एक आँख नहीं थी, और यह उसकी आइडेंटिटी बन गया। आगे उसका कई बार जब लिखा जाता था उसके वारंट्स में, उसको मोस्ट वांटेड, ग्लोबली वांटेड टेररिस्ट घोषित करके, तो वहाँ पे बताया जाता था कि उसकी एक आंख नहीं है और इंडेक्स फिंगर नहीं है। तो ये था इलियास कश्मीरी। यहाँ पे भी इसका लगातार इन्वॉल्वमेंट रहा। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी चीज़ हुई थी।
ये क्या था कि 1980 में ही पाकिस्तान ने हुजी को बनाया था। हुजी मतलब हरकत उल जिहाद अल इस्लामी। ये ऐसा आतंकी संगठन था जो पाकिस्तान के कराची से बनाया गया। 3 मदरसे के पढ़े हुए ऐसे आतंकी थे जिन्होंने इसको बनाया था, इस संगठन को। उसके बाद कश्मीरी जो है इसको हुजी के साथ कनेक्ट कर दिया पाकिस्तान ने, क्योंकि अफ़गानिस्तान वॉर जो ख़त्म हुई, यूएस वापस गया, उसामा बिन लादेन बाद में यूएस के ऊपर ही उसने जिहाद का ऐलान कर दिया था। अफ़गानिस्तान वॉर के बाद कश्मीरी को पाकिस्तान ने अपना एसेट बना लिया। किस तरह से एसेट बनाया कि हुजी के अंदर उसको 1991 में हुजी का चीफ बनाया गया, चीफ कमांडर जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर रीजन में इसका जब चीफ बनाया तो यहाँ पे उसकी एक यूनिट हुआ करती थी जो बहुत ही ज़्यादा आगे जाके पॉपुलर हुई इन आतंकवादियों के अंदर। इसमें आने के लिए कई सारे मुजाहिदीन, कई सारे आतंकी ऐसे थे जो टेस्ट दिया करते थे, कंपटीशन रहा करता था उनके अंदर। ये थी कश्मीरी की हरकत उल जिहाद ब्रिगेड 111, और इसको एक और इसका नाम था ब्रिगेड 313। तो ये 2 इस तरह के नाम की इसकी ब्रिगेड थी जिनका एक कमांडर चीफ था जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर। लगातार क्योंकि जो मिलिटेंसी थी, जो इन्फिल्ट्रेशन था, इंसर्जेंसी थी, वो अपने पीक पर बिल्कुल आ चुकी थी। 1991 की हम बात कर रहे हैं। तो यहीं पर कश्मीरी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो था वो भारत के अंदर, भारत के विरोध में लगातार देखा गया। इसने अपनी इस तरह की एक रेपुटेशन बना ली थी कि जो भी ऑपरेशंस करता था, जो इसके आतंकवादी होते थे, ये हाईली रूथलेस था, किसी को भी मारने से पहले सोचता नहीं था, और बहुत ही स्किल्ड कमांडर्स जो थे उनको भेजता था, क्योंकि ये पहले भी एसएसजी के साथ पाकिस्तान की काम कर चुका था, आईएसआई के साथ क्लोजली काम कर चुका था। इसने पीओके के कोटली में अपना एक ट्रेनिंग बेस बनाया और वहीं पर सारे आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था, उसके बाद कश्मीर वैली में दाखिल कराता था। ये सारी चीज़ें इसकी चलती हैं। कश्मीरी का एक दफ़ा इंटरव्यू भी हुआ था, तब उससे पूछा गया था कि आखिर ये सब जो आपकी टैक्टिक्स हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। उसने ये कहा था कि मैंने ये जो आर्ट ऑफ वॉर है वो अरब से सीखा है, और इसमें हम जो स्ट्रैटेजीज़ हैं रशियंस की और अमेरिकन की, उनको भी यूज़ करते हैं। ये उसका खुद के बारे में एक राय थी। लेकिन अब आप देखिए कि ये वो समय आ चुका था 1991 से 1995 के बीच में, जब मसूद अज़हर, मौलाना मसूद अज़हर हरकतुल अंसार और हरकतुल मुजाहिदीन को एक साथ लाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहा था। मसूद अज़हर को एक बहुत ही बड़े स्पीच देने वाले ओरेटर की तरह जाना जाता था, और कहीं ना कहीं इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कलह चल रही थी भारत के अंदर, इसी दौरान 1994 में मसूद अज़हर का भारत आना होता है। वो भारत आया, पहली दफ़ा भारत आया था, पहली दफ़ा उसे पकड़ लिया जाता है। इसके बारे में भी हमने एक डिटेल एपिसोड आपके लिए किया है। जब मसूद अज़हर यहाँ पे भारत के अंदर पकड़ा गया तो 1994 में इलियास कश्मीरी एक बार फिर सामने आता है। इलियास कश्मीरी ने क्या किया कि उसने उमर सईद शेख के साथ, उमर सईद शेख वही जो कि बाद में डैनियल पर्ल का किडनैपर भी बना, एक बहुत बड़ा आतंकवादी, उसके बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है। उमर सईद शेख जो है उसके साथ में इसने एक ऑपरेशन प्लान किया। इस ऑपरेशन का नाम था अल हदीद। अल हदीद के ऑपरेशन के तहत ये लोग क्या करने वाले थे कि इन्होंने दिल्ली से 4 वेस्टर्न टूरिस्ट की किडनैपिंग की। अब ये सारी किडनैपिंग जो थी ये उमर सईद शेख ने की थी, लेकिन इसका पूरा मास्टरमाइंड इलियास कश्मीरी था, उसी ने इस पूरे प्लॉट को बनाया था। 4 वेस्टर्न टूरिस्ट को किडनैप किया, एक उसमें अमेरिकन भी था। उनको सहारनपुर ले जाते हैं, वहाँ पे अपने एक सेफ हाउस में रखा जाता है। लेकिन फाइनली यूपी एसटीएफ ने, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे रेड की और फाइनली उनको छुड़ा लिया जाता है। ये जो वेस्टर्न टूरिस्ट थे, यहाँ पे ये जो पूरा ओवरऑल ऑपरेशन था अल हदीद किया गया था, ये इसलिए किया गया था क्योंकि ये इनका टारगेट था कि हम मौलाना मसूद अज़हर को छुड़ाना चाहते हैं भारत की जेल से। इस वजह से ये ऑपरेशन इन्होंने प्लान किया था। उसका मास्टरमाइंड था इलियास कश्मीरी। खैर, पुलिस की जब रेड हुई तो सईद जो था, उमर सईद शेख, उसको तो पकड़ लिया गया, गोली लगी उसको, वो पकड़ा गया। लेकिन इलियास कश्मीरी यहाँ से भाग निकला। भागने के बाद एक बार फिर से इसने प्लान बनाना शुरू किया और एक बार फिर से पहले पाकिस्तान जाता है, फिर वापस इन्फिल्ट्रेट करके जम्मू कश्मीर में घुसता है, दाखिल होता है। यहाँ से अब इस बार क्या था कि मिड 90s के, यानी 94 के बाद 95 के आसपास की ये बात बताई जाती है, जब ये यहाँ पूंछ एरिया में था, कश्मीर के अंदर पूंछ में था, इलियास कश्मीरी अपने एक और साथी के साथ, और दूसरा एक प्लान बनाने की फिराक में ये लोग लगातार लगे हुए थे। ये जो साथी था इसका नाम था नसरुल्लाह मंसूर लंगरियाल। ये दोनों पूंछ एरिया में जब घूम रहे थे, अचानक से एक चेक पॉइंट पर इंडियन आर्मी ने इन लोगों को नोटिस किया। उसके बाद इनसे पूछताछ की जाती है, पता चलता है कि ये और कोई नहीं, इलियास कश्मीरी और लंगरियाल हैं। दोनों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। 2 साल करीबन ये भारत में, कश्मीर के अंदर जेल में रहा इलियास कश्मीरी। लेकिन उसके बाद सडनली एक दिन ये देखा गया, और ये जो एस्केप है इसके बारे में कहा जाता है कि कुछ अंदर के भी कई सारे ऐसे लोग थे, कुछ भ्रष्ट करप्ट ऐसे लोग थे, जेल स्टाफ के भी, जो इसमें शामिल थे। कुछ ऐसे लोग थे जो
टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स थे वो भी इसमें शामिल थे। फाइनली इलियास कश्मीरी को यहाँ से छुड़ा लिया जाता है, ये एस्केप कर जाता है। वो आप देखिए कि ये तो यहाँ से एस्केप कर गया, सीधा पाकिस्तान भागा। पाकिस्तान जाके इसको एक लेजेंड का दर्जा दिया गया वहाँ पे आईएसआई के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा, टेररिस्ट एक इनकी कम्युनिटी के अंदर। लेकिन जो लंगरियाल था वो आज भी यहीं पे कश्मीर के अंदर उस जेल में बंद है, वो यहाँ से नहीं निकल पाया। इसके बाद का ये जो समय है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये वही समय है जब मौलाना मसूद अज़हर को छुड़ाने के लिए 1999 कंधार हाईजैकिंग हुई। कंधार हाईजैकिंग में भी शामिल था इलियास कश्मीरी। ये सारी चीज़ें हुई। जैश-ए-मोहम्मद का फॉर्मेशन हुआ, जैश-ए-मोहम्मद बनाया मसूद अज़हर निकलने के बाद। ये सारी चीज़ें भी इलियास कश्मीरी के दौरान में ही हुई। लेकिन कश्मीरी यहाँ पे अब तक पाकिस्तान मिलिट्री और उसके इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट का, आईएसआई का पूरा एक इम्पॉर्टेंट एसेट था, अब तक एसेट बन के रह रहा था। लेकिन जैसे ही जब 9/11 अटैक हुआ अमेरिका पर 2001 में, अलकायदा ने जब उसामा बिन लादेन 9/11 अटैक किया है, इसके बाद सामने ये आया कि कश्मीरी जो था उसका कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल जो था वो शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर। किस तरह से कि 9/11 अटैक के बाद मुशर्रफ ने अमेरिका का जो वॉर ऑन टेरर था उसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। परवेज़ मुशर्रफ, वही जिसको इनाम के तौर पर सर दिया था हमारे सिपाही तालेकर का, इलियास कश्मीरी ला के, उन्होंने 1 लाख रुपए इसको दिए थे। वही मुशर्रफ ने, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये अमेरिका की तरफ से लगातार पाकिस्तान पर दबाव भी था, तो वॉर ऑन टेरर जो था उसमें अमेरिका की हेल्प करने के लिए मुशर्रफ ने ऐलान किया। ये बात कश्मीरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और यहीं से उसने कहीं ना कहीं उसकी जो एक नफ़रत थी वो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ शुरू हो चुकी थी और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी अब वो जाने लगा था। खैर, सिर्फ यही कारण नहीं था इलियास कश्मीरी की पाकिस्तान से दुश्मनी का या पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाने का। हुआ ये भी था कि जैश-ए-मोहम्मद बनने के बाद साल 2002 में पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कश्मीरी से ये कहा था कि अब तुम जैश-ए-मोहम्मद ज्वाइन कर लो, अब तुम्हें उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए और यहाँ से एसएसजी और बाकी जो तुम्हारे इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस हैं उनको बंद करके अब जैश-ए-मोहम्मद के साथ में काम करोगे। इलियास कश्मीरी ने यहाँ पे इससे मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, क्योंकि वो खुद में एक अलग पूरा ट्रेनिंग कैंप चलाता था, एक अलग उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, हुजी का चीफ कमांडर था जम्मू कश्मीर रीजन का। तो इसकी वजह से यहाँ से भी उसका एक रिफ्ट जो था वो आया था पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ में। और इसके बाद पूरी तरह से 2003 में ये रिफ्ट तब आया जब उसने, कश्मीरी ने, मुशर्रफ के ऊपर एक असैसिनेशन अटैम्प्ट किया। ये असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ, यहाँ से क्रैकडाउन किया गया पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा कश्मीरी के बेसिस पर, और फाइनली कश्मीरी को दिसंबर 2003 में अरेस्ट कर लिया जाता है। पाकिस्तान ने इसे अरेस्ट किया, 4 साल जेल में रखा। 4 साल जेल में रहने के दौरान कश्मीरी के हरकतें सारी जो थीं वो सारी शांत रहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। जेल से निकलने के बाद 2007 में जब ये जेल से निकला है तब भी इसने कई दफ़ा अपना जो अंडरग्राउंड रहना उचित समझा, अंडरग्राउंड रहा भी। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ पाकिस्तान में, लाल मस्जिद इंसिडेंट कहा जाता है इसको। साल 2007 में हुआ क्या कि लाल मस्जिद इस्लामाबाद के अंदर जो पाकिस्तानी पार्लियामेंट है वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर, इस लाल मस्जिद में एक बहुत ही बड़ा एक मदरसा जो था वो चलाते थे दो भाई थे जिनका नाम था अब्दुल अजीज़ और अब्दुल राशिद गाज़ी। ये दोनों ये जो मदरसा चलाते थे, यहाँ पे 2007 में देखा गया कि यहाँ पे कई सारे इनके जो स्टूडेंट्स थे, ये दरअसल एक एक्सट्रीमिस्ट का गढ़ बन चुका था पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। यहाँ इस मदरसे के जो स्टूडेंट्स थे, जो इसके छात्र थे, इन लोगों ने वॉयलेंट होकर शरिया लॉ इन्फोर्स करने के लिए एग्रेसिव एक्शंस लेने शुरू कर दिए। पाकिस्तान में शरिया लॉ इन्फोर्स किया जाएगा और इस तरह की बातें यहाँ पे होने लगी। ये जो दोनों जिन्होंने इस पूरे मदरसे को इस्टेब्लिश किया था, अब्दुल अजीज़ और अब्दुल राशिद गाज़ी, इन दोनों ने भड़काऊ भाषण देना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें जब पाकिस्तान में हुई तब जाके जो पाकिस्तानी मिलिट्री थी और पाकिस्तानी फोर्सेस हैं, पुलिस है, उन लोगों ने इनके ऊपर क्रैकडाउन करना शुरू किया। इस दौरान जब ये वॉयलेंट हुए थे, यहाँ के स्टूडेंट्स शरिया लॉ इन्फोर्स करने के लिए कह रहे थे, तो इन्होंने कुछ ऐसी गतिविधियाँ भी की जो कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा हो रही थी। पाकिस्तान ने ये देखा कि इन लोगों ने क्या किया कि चाइनीज़ पार्लर जो थे, मसाज पार्लर्स, वहाँ से 9 वर्कर्स को किडनैप कर लिया, जिसमें से 7 महिलाएँ थीं। इसके अलावा उनको किडनैप करने के बाद जो कई और शॉप्स थीं, वीडियो शॉप्स थीं, वो जला दी गई। महिलाएं जो बाहर बुर्का नहीं पहनती थीं उनके ऊपर एसिड फेंकने की धमकियां देने लगे। ये सारी चीज़ें लगातार ये लोग कर रहे थे और इसकी वजह से चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना शुरू कर दिया। चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने जब इनके ऊपर प्रेशर डाला, इन लोगों को, चाइनीज़ नेशनल्स को छुड़ाने के लिए, तो जुलाई 2007 में पाकिस्तान ने अर्जेंसी दिखाते हुए एकदम इमरजेंसी में एक ऑपरेशन किया। पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन साइलेंस लॉन्च किया। ये जो ऑपरेशन था 4 जुलाई को यहाँ पे
इस मस्जिद के अंदर, लाल मस्जिद के अंदर फ़ोर्स को भेजा जाता है, वहाँ पे ऑपरेशन होता है और इस ऑपरेशन में अब्दुल अज़ीज़ जो था वो बुर्का पहनकर भागा था। वो बुर्का पहनकर भागा, उसने कोशिश की भागने की, लेकिन पाकिस्तान में ही आउटर जो बॉर्डर है वहाँ पे इसको पकड़ लिया जाता है। इसके बाद पहला ये पकड़ा गया, अब दूसरा एक और जो अब्दुल राशिद था, राशिद गाज़ी, यही बचा हुआ था। तो यहाँ पे 10 जुलाई को जब ये सारे अंदर से वायलेंट हो रहे थे, जो इनके स्टूडेंट्स थे और अब्दुल राशिद गाज़ी था, तो 10 जुलाई को एसएसजी के जो कमांडर्स थे पाकिस्तान की, उन्होंने फाइनल असॉल्ट किया और अगले ही दिन अब्दुल राशिद गाज़ी जो था उसको मस्जिद के अंदर मार दिया जाता है। ये यहाँ पे मारा गया। 100 से ज़्यादा लोग बताए जाते हैं इस पूरे ऑपरेशन में, साइलेंस में मारे गए थे, ऑपरेशन साइलेंस के अंदर, इंक्लूडिंग अब्दुल राशिद गाज़ी। इस ऑपरेशन ने जो इलियास कश्मीरी था, क्योंकि अब वो यहाँ से बाहर तो निकल गया था जेल से, लेकिन अंडरग्राउंड अपनी जो ज़िंदगी थी वो बिता रहा था, वो नई प्लानिंग कर रहा था किस तरह से भारत के ऊपर इंटरनेशनल अटैक किए जाएँ, अलग अलग देशों के ऊपर, पाकिस्तान में कैसे अटैक किए जाएँ, ये सब चीज़ें वो सोच रहा था। बहुत ही ख़तरनाक मानसिकता का आदमी था। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान आर्मी के उसने पूरी तरह से, कश्मीरी ने एक बहुत ही बड़ा उसके अंदर बदलाव हुआ और उसने स्टेट यानी कि ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर ही जिहाद का ऐलान कर दिया। ये एक तरह से आप भी पहली दफ़ा सुन रहे होंगे कि किसी आतंकवादी ने मुखर तरीके से सामने आके पाकिस्तान के अंदर ही, पाकिस्तान के ऊपर ही जिहाद का ऐलान कर दिया था। लाल मस्जिद का दरअसल जो इंसिडेंट है उसके बारे में काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि कई जो बड़े एनालिस्ट हैं वो भी इसको बताते हैं कि पाकिस्तान के जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि तब उन्होंने स्टेट के ख़िलाफ़ ही अपना जिहाद जो था उसको डिक्लेयर कर दिया था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही जिहाद अपना डिक्लेयर कर दिया था। कश्मीरी जो था, जो पहले पाकिस्तान का बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट हुआ करता था, हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर लगातार अटैक करने के लिए, कश्मीर के अंदर अटैक करने के लिए पाकिस्तान इसका यूज़ करता था, लेकिन अब वो दुश्मन बन चुका था पाकिस्तान का खुद। इसके बाद उसने सीधा अलकायदा को ज्वाइन किया। यहाँ से वो ग्लोबल टेररिस्ट बन चुका था, यहाँ से उसका इंटरनेशनल एक आतंकी बनने का सफ़र जो था वो शुरू हो गया था। इलियास कश्मीरी ने अलकायदा को ज्वाइन किया और अलकायदा को ज्वाइन करने के बाद 2008 से इसने लगातार पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने शुरू किए। सबसे पहले 2008 में जनरल अमीर फैज़ल अलवी जो थे उनका असैसिनेशन किया। 2009 में लाहौर के ISI के हेडक्वार्टर के ऊपर, ऑफिस के ऊपर अटैक किया। रावलपिंडी में आर्मी जो GHQ है, हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हमला किया। ये सारे अटैक ये पाकिस्तान के ऊपर करता गया और इंटरनेशनली उसका नाम जो था अब वो सुर्खियाँ बटोर रहा था लगातार। अलकायदा का एक बहुत ही बड़ा लीडर बनने लगा था। दोस्तों, आगे आपको इस एपिसोड में बताएं कि कैसे कश्मीरी ने सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, भारत पे भी अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इसके पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आपके लिए, अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, IAS IPS ऑफिसर बन के देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, स्टडी IQ हमेशा से आपकी इस तैयारी को, जर्नी को आसान और मजबूत बनाता हुआ आया है। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ में हैं और हमारे कोर्सेज आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। स्क्रीन पर जो आपको क्लासेस दिख रही हैं, लेटेस्ट बैचेज हैं, जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ आपको यहाँ पढ़ने का मौका मिलता है। कैसे ज्वाइन करेंगे? इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करिए। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो आपको प्राइस दिख रहा है, सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको उस पर मिलता है अगर आप VJ लाइव कोड लगाते हैं। ये आपका कोड है, इसे याद रखिएगा। VJ लाइव कोड लगाते ही अपनी तैयारी को मजबूत, आसान तो बनाते ही हैं, हमारी शुभकामनाएं भी आपको मिलती हैं। तो जल्दी से अपना कोर्स परचेस कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो इलियास कश्मीरी अलकायदा के साथ में अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता गया। ओसामा बिन लादेन के साथ में जो उसका एक रिश्ता था वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा था, क्योंकि लगातार वो जिहाद का ऐलान करता था, अटैक करता था यहाँ दुनिया भर में, पाकिस्तान पे, भारत में, ये सब चीज़ें चल रही थी। कश्मीरी से एक दफ़ा उसके इंटरव्यू में जब पूछा भी गया था कि अलकायदा को आखिर क्यों ज्वाइन किया, उसका कहना था कि हम दोनों ही, यानी कश्मीरी का हुजी और अलकायदा, हम दोनों ही सेम टायरेंट के विक्टिम्स हैं। अमेरिका जो है वो मुस्लिम, पूरे एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड के लिए बहुत ही बड़ा नासूर बना हुआ है और इसलिए ओसामा बिन लादेन के साथ हम एग्री करते हैं। ये उसके शब्द थे, ये उसने कहा था यहाँ से। खैर, आपको बता दें, कश्मीरी जो था, जो एक समय पर इसको पाकिस्तान से निकाला गया, पाकिस्तान का एक तरह से दुश्मन बन गया, अलकायदा की जो ब्रिगेड 313 थी उसको अब लीड करने लगा था। और ये जो ब्रिगेड 313 थी, ये पाकिस्तान के कई सारे जो लाल मस्जिद इंसिडेंट के बाद अलग हुए हैं, एक तरह से पाकिस्तान के विरोध में उस समय पर चले गए थे, ये सारे जो आतंकी संगठन थे उन सब का एक मर्जर था जो अलकायदा के साथ में काम करता था। इसमें हरकत उल जिहाद अल इस्लामी यानी हुजी, लश्कर जंगवी,
LET का नाम भी सामने आता है और जैश ए मोहम्मद का नाम भी बताया जाता है। इसके अलावा कई और अलग पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स थे जिनका एक मर्जर हुआ, ब्रिगेड 313 बनाया और उसका लीडर था इलियास कश्मीरी। ये जो ब्रिगेड थी 313, इसने इलियास कश्मीरी की लीडरशिप में कई सारे पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के और ISI के जो सीनियर ऑफिसर्स होते थे जो पाकिस्तान से नाखुश रहते थे उनको भी रिक्रूट करना शुरू किया था। इस तरह की भी एक ऑपरेशन जो थे वो ये चला रहा था और मल्टीपल असैसिनेशन अटैम्प्ट्स इन लोगों ने ट्राई किए परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर गिलानी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं कर रहा था कश्मीरी। इलियास कश्मीरी का आपको बता दें, भारत के ऊपर भी उसने एक बहुत बड़ा हमला किया। 2008 मुंबई अटैक। मुंबई अटैक के बारे में बताया जाता है कि आपको याद होगा डेविड कोलमन हेडली, एक पाकिस्तानी अमेरिकन टेररिस्ट जिसने पूरी रैकी की थी मुंबई की, जाके लश्कर तैयबा को सारी चीज़ें बताता था। वो जिस हैंडलर को, जिसको अपने चीफ़ को सारी चीज़ें बताता था, वही था इलियास कश्मीरी। इलियास कश्मीरी के पास लगातार इसने जाके लश्कर तैयबा की और जो चीफ़ लीडरशिप थी उनके साथ में मिलकर डेविड कोलमन हेडली ने एक एक टिप दी है। और उसके बाद में ये जो वॉइस टेप सामने आए थे इस अटैक के बाद, मुंबई अटैक के बाद में, उन वॉइस टेप्स में डेविड कोलमन हेडली को जब वो सुनाए गए, जब वो पकड़ा गया है बाद में US के अंदर, जब उसको ये सुनाए गए तब उसने रिकॉग्नाइज़ किया था इस आवाज़ को, वो जो आवाज़ लगातार आ रही है। उसने कहा कि ये आवाज़ जो है कराची के कंट्रोल रूम से बैठकर, लश्कर तैयबा के कंट्रोल रूम से बैठकर ये जो शख्स है वो इलियास कश्मीरी है। तो यहाँ पे भी इलियास कश्मीरी का नाम आता है 2008 मुंबई टेरर अटैक में। खैर, यहाँ से ये अकेला अटैक नहीं जो उसने भारत के ऊपर किया। इसके बाद जो अलकायदा इन कश्मीर है उसने फरवरी 2010 में एक बॉम्बिंग की थी भारत के अंदर। पुणे जर्मन बेकरी के ऊपर भी जो बॉम्बिंग थी उसके अंदर भी, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन का नाम सामने आया था, यासीन भटकल, रियाज़ भटकल, उसमें भी इलियास कश्मीरी था जो इन लोगों को लगातार कहीं से इंटरलिंक अपना बना के इनको गाइड करता था, ट्रेन करता था। ये सारी चीज़ें जाके कश्मीरी तक ही लगती हैं, उसके साथ जाके मिलती हैं। इस वजह से उसको मोस्ट डेंजरस मैन कहा जाता है, मोस्ट डेंजरस आतंकवादी टेररिस्ट कहा जाता था। कश्मीरी ने डेविड कोलमन हेडली को, इसके बाद जब ये 2008 मुंबई टेरर अटैक हुए थे, हेडली यहाँ से भाग गया था, यहाँ पे उसने अब अगला एक और अटैक करने का प्लान किया था डेविड कोलमन हेडली के साथ, और सेम इसी पैटर्न पर। और इसका आइडिया भी कश्मीरी ने ही दिया था। दरअसल ये अटैक ये करने वाले थे कोपेनहेगन में एक न्यूज़पेपर के ऊपर, ज़ाइलैंड पोस्टन न्यूज़पेपर। उन्होंने किया क्या था कि एक दानिश न्यूज़पेपर था ज़ाइलैंड पोस्टन, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद का एक कार्टून छापा था, उसको पब्लिश किया था। और इसके वजह से हेडली को ये टास्क दिया गया इलियास कश्मीरी के द्वारा कि एक डिटेल कन्वर्सेशन हुई, इनकी मीटिंग हुई, और वहाँ पे जो तहव्वुर राणा, जिसको अभी हमने एक्सट्राडिशन करके भारत वापस लाए हैं, वो भी इसमें पूरे प्लॉट में शामिल था। राणा और हेडली के ऊपर तो एक डिटेल एपिसोड आपके लिए हम बता ही चुके हैं, उसमें आपको ये पूरा ऑपरेशन बताया इनका, किस तरह से इन्होंने प्लान किया था, कैसे पकड़े गए। तो यहाँ पे भी इलियास कश्मीरी ही था जिसने पूरा एक अटैक प्लॉट प्लान किया, डेविड कोलमन हेडली को उसमें शामिल किया, तहव्वुर राणा को शामिल किया। और ये लोग क्या करने वाले थे यहाँ पे, जो कश्मीरी का प्लॉट था वो ये था, इसने ये कहा था यहाँ पे कि आप लोग 4 ऐसे अटैकर्स होंगे जो जाएंगे उस बिल्डिंग के अंदर, ज़ाइलैंड पोस्टन न्यूज़पेपर की। वहाँ पे जाने के बाद में ऑटोमेटिक वेपन्स आपको दिए जाएंगे, तुम्हें गोली मारनी है उन लोगों को, जो उसका एडिटर है, जो कार्टूनिस्ट है, उनको। उसके बाद उनके सिर अलग करने हैं, उनको उनकी बेहेडिंग करनी है, और पहले गोली चलाना, गोली मारना, जिससे कि बेहेडिंग करना ईजी हो जाएगा। ये उसके वर्ड्स थे जो बाद में हेडली ने बताए हैं। बेहेड करने के बाद में तुम्हें उनके जो सिर होंगे वो खिड़कियों से बाहर फेंकने, और ये पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड करना है। ये इलियास कश्मीरी का पूरा स्टेटमेंट था जो बाद में बताया गया। तो इस तरह का खुखार, एक खतरनाक आतंकवादी। खैर, बाद में ये जो प्लॉट था पूरा, इसको होने से पहले ही पकड़ लिया गया था इन दोनों को, डेविड कोलमन हेडली और तहव्वुर राणा को। इस समय पर आपको ये बता दें, ये जो समय चल रहा है 2009 की ये बात है, इस समय US लगातार ओसामा के पीछे था। 9/11 अटैक 2001 में हुआ था, उसके बाद से ही अमेरिका जो था ओसामा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसके कोरियर्स को देख रहा था किस तरह से ओसामा तक पहुंचा जा सकता है। ये वो समय था लगातार जब US की कोशिशें हर तरफ चल रही थी, अफ़गानिस्तान में भी चल रही थी, पाकिस्तान में भी चल रही थी। अफ़गानिस्तान में आपको याद होगा कैंप चैपमैन बनाया था अमेरिका की CIA ने, US ने। CIA का जो कैंप चैपमैन था, एक बहुत बड़ा बेस कैंप जहाँ से वो लोग रेकी करते थे अबू अल-कुवैती की, ओसामा बिन लादेन की। तो यहाँ पे इस कैंप के अंदर 2009 दिसंबर में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, एक सुसाइड बॉम्बिंग अटैक था, जिसमें पूरा कैंप जो था वो नेस्तनाबूद, तबाह हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। और इसके बारे में भी बताया जाता है कि ये जो अटैक था, उस बॉम्बर को भेजने का पूरा काम, इसमें भी इलियास कश्मीरी का नाम सामने आता है।
आप सोचिए हर एक बड़े अटैक में इस आदमी का, इस टेररिस्ट का नाम था। और इसके बाद में ये 2010 तक तो कश्मीरी जो था वो वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बन चुका था दुनिया का। यूएस गवर्नमेंट ने इसे ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था अगस्त 2010 में, 6 अगस्त को। और पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी अपनी जो एक लिस्ट जारी की थी वांटेड टेररिस्ट की, आप देखिए पाकिस्तान की भी एक लिस्ट है क्योंकि उनके ऊपर भी अटैक किए गए हैं इसके द्वारा, उसमें ये नंबर 4 पर आता था, उस लिस्ट में ही नंबर 4 पर था। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने $5 मिलियन का इनाम इसके सर पे घोषित कर दिया था। ये सारा समय 2010 का है जब ये लगातार इसका नाम सुर्खियों में था। पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा होती थी कि एक दूसरा ओसामा कहा जाता था इसको, क्योंकि ओसामा तो अभी तक पकड़ में आ ही नहीं रहा है, एक और दूसरा ओसामा सामने आने लगा है। तो ये इलियास कश्मीरी को इस तरह से देखा जाता था। लेकिन ये सारी चीज़ें थी, इसका हर एक अटैक में नाम सामने आता था, सभी बड़े बड़े आतंकी को कंट्रोल करता था। लेकिन अब होता है ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर अगले ही साल 2 मई 2011 जब यूएस की जो नेवी सील्स हैं उन्होंने एबटाबाद कंपाउंड में एक रेड की, और उस रेड में ओसामा बिन लादेन का काम तमाम हो जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। ओसामा का ख़त्म होना अलकायदा के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्लो पॉइंट था, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन इसके बाद में आपको ये बताएं कि ये जो इलियास कश्मीरी था, इसे अब दूसरा ओसामा मानने लगे थे अलकायदा के अंदर, और ये बन भी सकता था अगर इसका नंबर नहीं लगा होता अगला। अब इसका अगला नंबर कैसे आया, कैसे इसको टारगेट किया गया, ये आपको बताते हैं। तो अब ओसामा को मारा गया है मई 2011, कहाँ? पाकिस्तान के एबटाबाद में। पाकिस्तान हमेशा से मना करता आ रहा था कि ओसामा हमारे यहाँ नहीं है, हम आतंकियों को स्पॉन्सर नहीं करते। यूएस जो था बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त मेहनत कर चुका था, पहले अफ़गानिस्तान में ढूंढता रहा 7-8 साल, वहाँ उसको नहीं मिला ओसामा, और फाइनली मिला कहाँ? पाकिस्तान में ही। तो यूएस जो था वो पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा नाखुश था। यहीं से ये सामने आता है कि यूएस ने अपने 5 हाई वैल्यू टारगेट्स की एक लिस्ट जो थी वो दी पाकिस्तान को, और कहा कि अब तुम इसमें मदद करोगे। पाकिस्तान की ISI ने यहीं से मदद करनी शुरू की थी CIA की। यहाँ से उन्होंने जो अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस है एक तरह से सिर्फ उसकी मदद यहाँ CIA को दी, और उस 5 टारगेट की जो लिस्ट थी उसमें सबसे पहला नाम जानते हैं किसका था? इलियास कश्मीरी का। CIA US अपना सबसे बड़ा दुश्मन अब ओसामा के बाद मानता था इलियास कश्मीरी को। पहला नाम इलियास कश्मीरी का था, और इसके बाद ही कश्मीरी को पकड़ने का जो मिशन था वो शुरू होता है। CIA ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का लगातार वो जारी था, उनका सहारा लिया उसका। ओसामा क्योंकि मई 11 में ख़त्म हुआ है, 2 मई को ख़त्म हुआ है ओसामा, और इसके बाद में मई में ही लगातार जो इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है वो शुरू कर दिया CIA ने। दूसरी तरफ ISI के जो ग्राउंड वर्कर्स थे, जो उसके ह्यूमन इंटेलिजेंस के लोग थे, वो लगातार इनको उसके कश्मीरी के हर मूवमेंट की इनपुट देते थे, उसकी खबर देते थे। जून के शुरुआती कुछ दिनों में, 2011 जून के शुरुआती कुछ दिनों में फाइनल हंट जो था वो शुरू होता है। कैसे? कश्मीरी जो था वो साउथ वजीरिस्तान से नॉर्थ वजीरिस्तान मूव कर रहा था। उसका ये जो वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान में जाना हो रहा था वो इसलिए हो रहा था क्योंकि कुछ रूमर्स थे कि पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव होने वाली है अब, और करीबन 23 मई 24 मई 2011 का वो दिन बताया जाता है जब खैबर पख्तूनख्वा से वाना साउथ वजीरिस्तान आ चुका था इलियास कश्मीरी। ये भागते हुए यहाँ से वहाँ अपनी पोजीशंस दरअसल चेंज कर रहा था। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी एग्जैक्ट लोकेशन उसकी ट्रेस करना चाह ही रही थी, और इसी दौरान में उसके सैटेलाइट फ़ोन्स के द्वारा, उसके बाकी अदर ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा इलियास कश्मीरी की लोकेशन जो थी वो यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को मिल जाती है। ये लोकेशन जो थी वो थी ग्वाख्वा रीजन के अंदर, साउथ वजीरिस्तान में। ये जो ग्वाख्वा रीजन था, यहाँ पे जब उसका एक हाइड आउट इन लोगों को पता चला, तो ये तारीख थी 3 जून 2011। आप देखिए कि 2 मई 2011 को ओसामा को मारा, 1 महीने के बाद, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 1 महीना 1 दिन, 3 जून 2011 को एक ऑपरेशन प्लान किया जाता है यूएस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। रात के करीबन 11:15 बजे के आसपास यूएस के जो प्रेडेटर ड्रोन्स थे वो ख्वाखा जो रीजन था उसके लामान विलेज, लामान गांव के पास में एक सेब का बगीचा था, वहाँ पे ऊपर मंडराने लगते हैं। और वो जो सेब का बगीचा था उसमें दरअसल एक कंपाउंड बना हुआ था, एक घर बना हुआ था, सेफ हाउस था। इसी घर के अंदर था इलियास कश्मीरी अपने बाकी अदर आतंकवादियों के साथ में, बाकी और टेररिस्ट के साथ में। यहाँ पे इस यूएस प्रेडेटर ड्रोन ने 4 हेल फायर मिसाइल्स जो थी वो शूट की हैं 2-2 राउंड्स में, और हर राउंड के अंदर 2 मिसाइल होती थी। इस तरह से कुछ ही सेकंड्स के गैप में इनको शूट किया गया। अचानक से ये जो कुछ सेकंड के अंदर शूटिंग स्टार्ट हुई यूएस प्रेडेटर ड्रोन्स के द्वारा,
पूरा एरिया तहस नहस हो गया। यूएस के इस अटैक में कश्मीरी समेत 9 आतंकवादी ऐसे थे जो कि ख़त्म हो चुके थे, मार दिए गए थे। यहाँ पे इसका जो कन्फर्मेशन था वो इस तरह से हुआ कि जो हुजी का स्पोक्स पर्सन था अबू हंजला कशिर, उसने ये कन्फर्म किया कि हमारे अमीर यानी हमारे चीफ और कमांडर इन चीफ मौलाना इलियास कश्मीरी अपने कंपेनियंस के साथ में 3 जून 2011 की रात 11:15 बजे अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए हैं। ये उसने यहाँ से बताया। मुल्ला नज़ीर ने भी इसके बाद, उनके जो स्पोक्स पर्सन थे तालिबान के, उन्होंने भी इसके बारे में कंफर्मेशन दिया था। यूएस ने भी फाइनली 7 जुलाई को, 1 महीने के बाद में, आप देखिए 1 महीने के बाद CNN के थ्रू इस पूरे सीक्रेट मिशन के बारे में खुली, जब उनको पूरा जब पता चल गया कि हाँ ये कंफर्मेशन है कि इलियास कश्मीरी मारा जा चुका है। क्योंकि दिक्कत ये थी कि तालिबान में जो ऑपरेशन हुआ तो बॉडी रिकवर नहीं की जा सकती थी। पाकिस्तान की ISI भी इसमें कुछ नहीं कर पा रही थी, तो बॉडी यहाँ से रिकवर नहीं हुई, फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं मिले। लेकिन फाइनली 1 महीने के बाद में ये कंफर्म हुआ। यूएस ने भी CNN के माध्यम से ये सामने आके बताया कि कश्मीरी मारा जा चुका है, इलियास कश्मीरी को ख़त्म कर दिया गया है। बॉडी रिकवर नहीं हो पाई, उसको करना मुश्किल था, लेकिन फाइनली आखिर में ये जो अलकायदा का स्पोक्स पर्सन था उस्ताद अहमद फ़ारूक, उसने भी एक रैली के दौरान में, एक सभा के दौरान में इलियास कश्मीरी का जिक्र किया था बाकी मारे गए टेररिस्ट आतंकवादियों के साथ में। तो यहाँ से ये पूरी कंफर्मेशन हुई। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो उनका रिवॉर्ड फॉर जस्टिस प्रोग्राम है उसमें जिसमें $5 मिलियन का इनाम रखा गया था कश्मीरी के ऊपर, उस लिस्ट में से उसका नाम हटाया और इसी के साथ कश्मीरी की मौत जो थी वो फाइनली कंफर्म हुई। इलियास कश्मीरी का चैप्टर ख़त्म हुआ, जिसको वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस आतंकवादी कहा जाता था। तो दोस्तों, आप मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए केस के साथ, एक नई कहानी के साथ में। आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी ही उन पर वीडियो बनाए जाएंगे, बिल्कुल लाएंगे उन पर वीडियो। और इसी के साथ इस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आज के, अगर आपको और भी कोई जानकारी है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे कि जानकारी का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में चलेगा, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में होगा। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।